हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी जो मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेटिक जो मॉडल दिया था उसके बारे में हमने बात करी थी। हमने ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी उसकी बात करी, क्रिज्मेटिक अप्रोच थी, जो लीगल रैशनल जो अप्रोच थी उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात करेंगे कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी के बारे में। ओके, कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी के बारे में आज हम बात करेंगे। So, जो मार्टिन एल्ब्रो की बुक है, इन हिज बुक ब्यूरोक्रेसी pointed out that Weber considered a number of mechanisms to control the over towering power position of bureaucracy। ठीक है, तो मार्टिन एल्ब्रो एक ये थिंकर हैं, इनकी बुक है जो ब्यूरोक्रेसी, उसमें इन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जो मैक्स वेबर थे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की जो पावर है, जो बहुत ज्यादा पावर है, ओवर टावरिंग पावर पोजिशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने काफी सारे मैकेनिज्म दी और उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया 5 मैकेनिज्म्स इन वेबर्स राइटिंग। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट वन इज कोलिजियलिटी, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन पर्सन इन डिसीजन मेकिंग। तो इसमें ये है कि जो कोई भी डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन कि किसी भी डिसीजन पे पहुंचना है हमारे को, तो किसी एक बंदे के हाथ में नहीं होती वो चीज। ठीक है, उसके अंदर काफी सारे एक कमेटी गठित की जाती है या कोई एक कमीशन। तो उस तरह से उसमें क्या होगा कि एक पर्सन के हाथ में पावर नहीं रहेगी, काफी सारी जो जो पर्सन है, जो बोर्ड है या फिर जो भी कमेटी है, वो एक डिसीजन पे पहुंचेगी। ओके, द नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर, दैट इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम फंक्शन अमंग मोर देन वन बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफी सारी जो मेंबर्स हैं, एक बॉडी के मेंबर्स हैं, उनके अंदर डिवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि एक पावर को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है काफी सारे मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके। ओके, सो द नेक्स्ट इज amateur administration, that is administration by unpaid persons who are not professionals. Next, direct democracy, that is placing the bureaucrats under the supervision and guidance of an assembly to ensure their accountability to the people। ओके, तो इसमें ये है कि जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं या फिर जो हमारी असेंबली है उसके उसके अंडर इनको इनके उसके अंडर इनको प्लेस द ब्यूरोक्रेट्स। ओके, next is a representation, that is control through elected representative bodies, assemblies or parliaments, that is almost the same thing कि जो एमपी एमएलएज हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके अंडर इनको उनको प्लेस करना जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। ओके, अमंग ऑल ऑफ द अबव मैकेनिज्म वेबर फेवर द लास्ट वन, वेबर ने इसको फेवर किया एज इट फैसिलिटेटेड द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ चेक ऑन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ये एक चेक लगा सकते हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कि वो डेविएट तो नहीं हो रहे कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अटेन करने में, कहीं उनके कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं ग्रो हो रहे। ठीक है, मतलब उस टाइप से एक चेक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर राइज हुआ, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। एक तो ये था क्रिएशन ऑफ मनी इकोनॉमी, एमर्जेंस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनमें ग्रोथ हुई, एक कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे जैसे समय चल रहा है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के अंदर उतार चढ़ाव हुआ। एमरजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन वगैरह, ये सारी चीजें आ गई, ग्रोथ ऑफ रैशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इस वजह से ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक राइज हुआ, एक नीड फेल्ट हुई कि एक देयर मस्ट बी अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिक्स ऑफ वेबर। जो वेबर का एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था, इसको किन किन फैक्टर्स के, वो क्या क्या पहलू थे, वो क्या क्या एक्सपेक्ट थे जिनके बेस पे इसको क्रिटिसाइज किया गया। एक तो इसको बताया गया कि ये मशीन थ्योरी है, इट इज अ मशीन थ्योरी ड्यू टू इट्स ओवर कंसर्न विद द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू दी नेग्लेक्ट। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन डायमेंशंस है उनको नेग्लेक्ट किया गया ज्यादा। जो मेन इसके अंदर क्या था, एक स्ट्रक्चर बेस्ड था। जैसे स्ट्रक्चरल थ्योरी में क्या था कि फॉर्मल स्ट्रक्चर पे ज्यादा कंसर्न था, ज्यादा उसको एम्फेसाइज किया गया था, और जो ह्यूमन डायमेंशंस थे उनको नेग्लेक्ट किया गया। तो सेम यहाँ पे भी इसको मशीन थ्योरी बताया गया और इसको क्लोज्ड सिस्टम मॉडल भी बताया गया, क्योंकि जो बाहरी जो एनवायरनमेंट है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है या फिर जो इकोनॉमी है, मार्केट है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं
इस चीज को इसमें कंसिडर नहीं किया गया। इट कैन नॉट फंक्शन इन एन अनस्टेबल एनवायरमेंट कंडीशंस, इन चेंजिंग एनवायरमेंट में ये काम नहीं करता अनस्टेबल एनवायरमेंट में। इट इज सुटेबल फॉर रूटीन एंड रेपिटेटिव जॉब्स बट नॉट फॉर जॉब्स इन्वॉल्विंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो कहीं ना कहीं जो ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, इसमें इनोवेशन या फिर क्रिएटिविटी ज्यादा नहीं है, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, उन्हीं के बिहाफ पे ही सेम चीज डेली वही सेम चीज चलती है, कुछ भी इनोवेटिव इसमें नहीं है। ठीक है, तो कुछ जो क्रिटिक्स हैं जैसे कि टैलकट पार्सन है, इसमें इन्होंने क्या क्या कहा वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है इसको लेके, इन्होंने ये बताया कि जो कोई कोई भी शख्स है, ठीक है, वो एक हायरार्की में एक टॉप पोजीशन पे है। ओके, एक टॉप पोजीशन पे तो जरूरी नहीं कि उसके पास वो प्रोफेशनल स्किल्स भी हो। ओके, सो इन्होंने यही बोला कि दो एट्रीब्यूट हैं, एक है पर्सनल एक्सपर्टीज और एक है द राइट टू गिव ऑर्डर्स गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ब्यूरोक्रेसी। इसका मतलब यही है कि कोई बंदा जो हायर पोजीशन पे जिसके पास अथॉरिटी ज्यादा है विल बी मैच्ड बाय इक्विवेलेंट प्रोफेशनल स्किल्स, कि उसके पास वो स्किल्स भी हों उस पोजीशन को हैंडल करने के लिए, उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉबर्ट के मैटन। इन्होंने इनकी एक बुक है रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, आपने बुक्स का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि बुक्स यूजीसी नेट में अक्सर पूछ ली जाती हैं, और इस टाइप की ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड बुक्स जो हैं इनमें काफ़ी मेन फोकस रहता है जो यूजीसी नेट है उसका, तो इनका अपने अलग से पॉइंट आउट करना है। ओके, सो रॉबर्ट के मैटोन कहते हैं कि जितना ज्यादा हम रूल्स रेगुलेशन से स्टिक होंगे, अडेरेंस टू रूल्स रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स, तो उससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उससे हम कहीं ना कहीं डाइविएट हो जाएंगे। ओके, इन अदर वर्ड्स ही क्वेश्चन द रैशनैलिटी ऑफ वेबरेरियन लीगल रैशनल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज इट प्रोड्यूस सर्टेन डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस। जो लीगल रैशनल मॉडल है ये कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस इसकी एक आउटकम है, मतलब कहीं ना कहीं जो जो ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें वो डेट्रीमेंटल हैं, imply which are unexpected and detrimental to the attainment of organizational goals. Okay, he also find that rigid rule orientation leads to trained incapacity. नेक्स्ट हम बात करेंगे फिलिप सेल्जनिक के बारे में। तो इन्होंने क्या बताया कि जो डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड इंक्रीज इन बाइफर्केशन ऑफ इंटरेस्ट अमंग द सब यूनिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेनली इन्होंने यही बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके उसके अंदर जो जैसे एक एक हेडक्वार्टर है और कुछ फील्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, तो जो फील्ड यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं डेविएट हो जाती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन स्ट्रक्चर है उससे। ही सेज दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गोल्स ऑफ द सब यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स। जो मेन गोल था वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो जाता है। ही आल्सो क्रिटिसाइज्ड वेबेरियन मॉडल फॉर नेग्लेक्ट ऑफ द पावर which a bureaucrat correct assumes, whereby he becomes increasingly preoccupied with his own social position and in the end subverts the professed goals of the organization by concentrating only on his own power organization। तो इसके अंदर ये कि जो ब्यूरोक्रेट है जो किसी एक पोजीशन को हैंडल करता है वो अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने में ही उसका ज्यादा ध्यान हो जाता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाते हैं। ये बात फिलिप सेल्जिक ने इसके अंदर बताई है। ओके, सो एल्विन गार्डनर क्या कहते हैं, ही ओपाइंड that promulgation of additional rules as a control mechanism produced tension between the manager and subordinates leading to displacement of organizational goals। इसमें इन्होंने यही बात बताई है कि जो ज्यादा से ज्यादा रूल होंगे, जितने ज्यादा रूल होंगे उससे क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट है और जो सुपीरियर है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। और इन्होंने ये भी बताया कि दो तरह की ब्यूरोक्रेसी की बात इन्होंने करी, एक पुनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी एंड द सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी। जो पनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये है कि जो सुपीरियर है वो या फिर जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इस डर से काम करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको पुनिश किया जाएगा अगर वो काम नहीं करेंगे। और रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी में ये है कि अगर जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो यही सोचते हैं कि अगर वो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको प्रमोशंस होंगी, उनके इंटरेस्ट अपने अपने इंटरेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर इंटरेस्ट। ओके, लाइक इन विच द मेंबर रिगार्ड रूल्स एट नेसेसरी। तो इसमें जो सबऑर्डिनेट्स है वो ये समझते हैं कि ये रूल्स वगैरह हैं ये कहीं ना कहीं जरूरी हैं ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स एंड
in their own interest. He also classified bureaucrat into cosmopolitan and bureaucrats. तो जो एल्विन गोल्डनर है, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया इन्होंने, कॉस्मोपोलिटियंस एंड लोकल्स। ओके, तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइकल क्रोजियर के बारे में। इनकी एक बुक है द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना, जो 1964 में ये पब्लिश हुई थी। और इसमें इन्होंने ये बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जो अपनी जो गलतियां हैं उनसे खुद को सीख नहीं सकती या फिर उनको ठीक नहीं कर सकती। ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन नॉट करेक्ट इट्स बिहेवियर बाय लर्निंग इट्स फ्रॉम एरर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलबन की। वेलबन ने क्या कहा? He argued that bureaucratic model, due to its obsession with rules, endangers inability to cope with the changing conditions। ठीक है, जितना हम रूल से स्टिक होएंगे तो उतना हम जो चेंजिंग कंडीशंस हैं, जो इरा इवोल्व हो रहा है, ठीक है, जो टाइम बढ़ रहा है जैसे जैसे, तो हम चेंजिंग कंडीशंस को डील नहीं कर पाएंगे। ये बात वेलबन ने बोली। इन अदर वर्ड्स, इट सोशलाइज द ऑफिशियल्स इनकैपेबल ऑफ डीलिंग विद न्यू थिंग्स। ठीक है, तो नई चीजों के साथ जो ऑफिशियल्स हैं वो डील नहीं कर पाएंगे। He described this as a trained incapacity, तो उन्होंने इसको ट्रेंड इनकैपेसिटी बताया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डवे की। डवे ने यह बताया कि जैसे जैसे ऑफिशियल्स काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके कुछ कुछ उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं, कुछ उनकी एंटीपैथीज होती हैं। एंटी प्रेफरेंस मतलब जो वो काम करना चाहते हैं, एंटीपैथीज मतलब जो वो काम नहीं करना चाहते। ही डिस्क्राइब्ड दिस एज ऑक्यूपेशनल साइकोसिस। इन्होंने इसको एक मेंटल डिजीज बताया बेसिकली। ओके, द सेम फिनोमिना वाज कॉल्ड प्रोफेशनल डिफॉर्मेशन बाय वार्नेट। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि ऑक्यूपेशनल साइकोसिस किसने बताया ब्यूरोक्रेसी को? जॉन डवे। नेक्स्ट हम बात करेंगे विक्टर ए थॉम्सन की। विक्टर ए थॉम्सन ने भी इसको एक बीमारी बताया और इसको इस बीमारी का नाम दिया उन्होंने ब्यूरोपैथोलॉजी। said that they are produced by pathic behavior। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे साइमन एंड बर्नार्ड। साइमन एंड बर्नार्ड ने यही बताया कि ये जो थ्योरी है ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल अप्रोच पे बेस्ड है। वेबर डेवलप्ड हिज थ्योरी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल अप्रोच। और इन्होंने ये बताया कि जो ये मॉडल है, रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी व्हिच कैन बी एनहांस्ड थ्रू इनफॉर्मल रिलेशंस एंड अनऑफिशियल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट बात करेंगे साइमन एंड मार्च। इनकी जो बुक है ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि जो वेबर है इन्होंने कहीं ना कहीं जो ह्यूमन डायमेंशन है उनको नेग्लेक्ट किया और फॉर्मल स्ट्रक्चर पे ही ज्यादा, जो फॉर्मल एक्सपेक्ट है उस पे ही ज्यादा उन्होंने एम्फेसाइज किया। हेंस दे इंक्लूडेड वेबर इन कैटेगरी ऑफ क्लासिकल थिंकर लाइक गुली कोर्विक एंड अदर्स। तो इन्होंने जो वेबर को क्लासिकल थिंकर्स की ही कैटेगरी में रखा। नेक्स्ट है रॉबर्ट प्रेथस। इन्होंने ये बताया कि जो वेबर की का जो ये मॉडल है डेवलपिंग कंट्रीज पे ही एप्लीकेबल है, और क्योंकि ये एक वेस्टर्न प्रोडक्ट है डेवलपिंग कंट्रीज पे ये सुटेबल नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज पे एप्लीकेबल है। रिग्स क्या कहते हैं? रिग्स ने भी यही बात कही कि जो ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है कहीं ना कहीं ये यूएसए, यूके, फ्रांस, जो वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वो यूएसए, यूके, इन सारी जो कंट्रीज है वहां पे सुटेबल है, क्योंकि वहां पे उनको ऑटोनॉमी मिलती है, काम करने के लिए फ्रीडम है वहां पे फ्रॉम अदर सोशल स्ट्रक्चर्स। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे ऐसा नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने यही बताया कि रिग्स सेड दैट वेबर आइडियल मॉडल डज नॉट फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंगली he advocate the ecological approach to the study of administration। तो रिग्स ये कहते हैं कि जो वेबर का जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं जो बाहरी एनवायरनमेंट है जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है या अदर सोशल ग्रुप्स हैं उनके इफेक्ट को नहीं कहीं पे भी उसको डिस्क्राइब किया गया। तो इस वजह से इन्होंने फिर इकोलॉजिकल अप्रोच पे काम किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वारेन बेनिस के। वारेन बेनिस की जो बुक है दी टेम्परेरी सोसाइटी, इन्होंने ये बताया कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये जल्दी खत्म हो जाएगी, द डिमाइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एंड सेड दैट इट विल बी रिप्लेस्ड बाय मोर अडप्टिव टेम्परेरी वर्क सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ललोइड रुडोल्फ एंड सुजेन रुडोल्फ।
इन्होंने भी यही बताया कि जो वेबरेरियन मॉडल के अंदर जो फॉर्मल रैशनैलिटी है और टेक्नोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को। ठीक है, कि इनकी जो रैशनैलिटी है ब्यूरोक्रेटिक, जो वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है ये, इट लीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इन्होंने चैलेंज किया, दे हैव चैलेंज्ड द सेंट्रल थीम ऑफ वेबर मॉडल एज मोस्ट रैशनल टाइप विच इज कैपेबल ऑफ अटेनिंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम क्लाउज ओफे। इन्होंने रैशनैलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑपरेशनल रैशनैलिटी एंड सिस्टमैटिक रैशनैलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल रैशनैलिटी के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिन पे हम सेम रूल अप्लाई करते रहते हैं। लेकिन जो सिस्टमैटिक रैशनैलिटी है उसके अंदर क्या है कि हम जो जो उस टाइम की एक सिचुएशन है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंट है, जो एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट है, ओके, उस पे कहीं ना कहीं काम किया जाता है इसमें। रेफर टू ब्यूरोक्रेटिक अडेप्टेशन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंट, ही स्टेटेड दैट वेबेरियन मॉडल डज नॉट फैसिलिटेट द सिस्टमैटिक रैशनैलिटी एंड बोथ रैशनैलिटी विल बी एट कॉन्फ्लिक्ट अंडर कंडीशन ऑफ रैपिड एंड अनसर्टेन सोशल चेंजेस। तो इन्होंने जो रैशनैलिटी की बात करी, ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा किस वजह से, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है। तो मेनली इन्होंने भी यही बात कही कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल, वो कहीं ना कहीं एक हर्डल है जो वेबर ब्यूरोक्रेट ने जो थ्योरी दी थी, वो कहीं ना कहीं थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी चेंजिंग एनवायरनमेंट को लेकर। विलियम डेलन He said that the patrimonial bureaucracy is more conducive to economic growth in developing countries rather than Weber's rational type of bureaucracy, which has more applicability in developed countries. तो यही है कि जो वेबर की थ्योरी है वो डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा सुटेबल है और डेवलपिंग कंट्रीज में कहीं ना कहीं वो सुटेबल नहीं है। जोसेफ ला पलम्बोरा, ये क्या कहते हैं, he observed in his edited book bureaucracy and political development that Weberian bureaucracy is a less efficacious instrument of social change। तो ये लेस इफेक्टिव है सोशल चेंज को लेके। ही बिलीव्ड दैट चाइनीज और रशियन मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बी मोर इफेक्टिव देन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इन डेवलपिंग कंट्रीज। पीटर एम ब्लू क्या कहते हैं, ही सेड इन हिज बुक ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज, ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट में, हु रोट द बुक ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज। तो ये बुक है पीटर एम ब्लू। That in a changing environment the attainment of organizational objective depend on perpetual change in bureaucratic structure। तो इसके अंदर भी यही बात बताई गई कि जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसको कहीं ना कहीं चेंजिंग एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको तभी हम अचीव कर सकते हैं जब जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होगा। परपेचुअल चेंज इन ब्यूरोक्रेटिक structure. He emphasized that a fresh look has to be adopted at the concept of rational administration. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रील एंड स्पिट्जर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो रैशनल ब्यूरोक्रेसी इज अ मॉडर्न फिनोमिना, दस एचसी क्रील स्टेटेड दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी वर कंटेन्ड इन सेकंड। इन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया कि ये एक रैशनल ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि भाई ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, ये पुराना कंसेप्ट है। सेकंड सेंचुरी में जो चाइनीज ब्यूरोक्रेसी थी उसके अंदर भी ये चीज थी, इसके एलिमेंट्स थे। एलिमेंट्स ऑफ वेबर ब्यूरोक्रेसी वर कंटेन्ड इन सेकंड सेंचुरी BC Chinese bureaucracy, and similarly AP Spicer quoted the example of 19th century French bureaucracy प्रीफेक्टोरियल सिस्टम। तो ये कि ये इन्होंने बताया कि ये नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीजों जो इसके एलिमेंट्स हैं वो पुरानी ब्यूरोक्रेसीज में भी थे, जो चाइनीज ब्यूरोक्रेसी और जो फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी है। नेक्स्ट है कार्ल फ्रेडरिक। ही सेड दैट वर्ड्स आइडियल एंड टाइप अंडर वेबर आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी कैंसिल ईच अदर। इन्होंने ये बात बोली कि जो वेबर की जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी का जो ये कंसेप्ट है इसके अंदर जो ये आइडियल टाइप वर्ड है ये दोनों कैंसिल करते हैं एक दूसरे को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉरेंस जे पीटर। ही सेड दैट मैनेजर्स राइज टू देयर लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस इन ब्यूरोक्रेसीज, दिस थीसिस केम टू बी नोन एज पीटर प्रिंसिपल। तो पीटर प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो लेवल है इनकम्पिटेंस का, ठीक है, एक लेवल पे जाने के बाद वो कुछ नहीं करते, मतलब उनके बस का कुछ नहीं रहता, मेन बात ये है। नेक्स्ट है रेनहार्ड बेंडिक्स।
इन्होंने एक बुक लिखी है मैक्स वेबर एंड इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी एक और बुक है हायर सिविल सर्वेंट्स इन अमेरिकन सोसाइटी, जिसके अंदर इन्होंने ये बताया कि he argued against the belief that it is possible to adhere to a rule without the intrusion of general social and political values. He felt that all the rules have to be applied to particular cases. The officials have to decide whether a case falls under a rule or not. In such decision, they are influenced by their attitudes. Next हम बात करेंगे फ्रेडरिक बरिन के बारे में. He argued that emergence of doctrines of public liability and public accountability and their enforcement have brought significant change in functioning of bureaucracies. These are ignored by Weberian thesis. तो इसमें जो फ्रेडरिक बरिन थे, इन्होंने ये बताया कि जो ये पब्लिक लाइबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ये इन सारी चीजों से क्या हुआ है कि जो ब्यूरोक्रेसी की जो फंक्शनिंग है उसके अंदर काफी सारा चेंज जो है, जिसको वेबेरियन थीसिस के अंदर इग्नोर किया गया था. टू कंक्लूड इन द वर्ड्स ऑफ मोहित भट्टाचार्य, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी इज यूजुअली प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट. वही चीज है कि इनकी जो थ्योरी है इसको क्लासिकल जो थॉट था, ये स्ट्रक्चरल पे ज्यादा एम्फसाइज किया गया था, उसके अंदर इसको रखा गया है. एंड वेबेरियन आइडियल टाइप कंटिन्यू टू बी डोमिनेंट पैराडाइम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन स्टिल ये रेलेवेंट है. एट द कंसेप्चुअल लेवल द अट्रैक्शन ऑफ वेबर्स formulations has never faded away, which is a clear proof of paradigmic strength. तो कहीं ना कहीं जो वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है आज भी ये रेलेवेंट है, आज भी ये कहीं ना कहीं इट इज प्रिवेलिंग. ओके, तो आज हमने पढ़ा कि जो कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ब्यूरोक्रेसी को, और जो क्रिटिक्स थे वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इन्होंने दिया था, सोक्रेटिक्स के बारे में हमने आज पढ़ा. सो द नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम पढ़ेंगे एमपी फॉलेट के बारे में हम पढ़ेंगे. इन्होंने डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट इन्होंने दिया और काफी सारे कंसेप्ट इन्होंने दिए, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. एंड टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल. ओके, हर्ष क्लासेस IND. And please do share and subscribe to the channel for such lectures. Okay, मिलते हैं अगले लेक्चर.